नमस्ते मित्रों, संस्कृत के इस नए क्लास में आप सभी संस्कृत अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ण। आज हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है और वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। या दूसरी भाषा में यह अखंडनीय होता है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम क का खंड करेंगे तो क का खंड क आ प्लस अ, लेकिन अगर अ का आपसे कोई खंड करें तो हम अ का खंड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा अ क्या है, वर्ण है। लेकिन हम लोग क को भी वर्ण ही मानेंगे क्योंकि ये भी वर्ण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वर्ण का परिभाषा यही होता है, जिसका हम खंड नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को तीन भागों में बांटा गया। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, तीसरा आयोगवाहा। अब देखिए, तीन वर्णों में बांटा गया और स्वर को भी तीन भागों में बांटा गया। लेकिन संस्कृत व्याकरण में हम लोग दो ही जानेंगे। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। एक तीसरा जिसमें बांटा गया जिसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में उसका ज़्यादातर यूज नहीं होता है, इसलिए हम उसके बारे में इस वीडियो में बात भी नहीं करेंगे। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर यानी जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे। हर्ष स्वरों की संख्या 5 बताई गई है। अ, छोटी, छोटा ऊ, री और लरी। संस्कृत में लरी भी एक स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। तो ये हो गए 5 और इसमें हो गया आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए और इसमें बड़ी री भी होता है। ए, ओ, औ। अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या 8 हो चुकी है। तो 8 और 5, इसलिए स्वर वर्णों की संख्या 13 बताई गई है संस्कृत व्याकरण में। और इनके हम नीचे उच्चारण स्थान भी देखेंगे, लेकिन हम लोग व्यंजन वर्णों को जान लेते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो अपना उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेते हैं, जो स्वयं उच्चारित होते हैं, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। या जिनके उच्चारण में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम अगर अ का उच्चारण करते हैं तो हमने बोला अ, तो इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अ को हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। लेकिन अब देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण यानी जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। यानी ये व्यंजन जो होते हैं अपना उच्चारण खुद नहीं कर पाते हैं, ये स्वर की सहायता के द्वारा ही बोले जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया, एक वर्गीय व्यंजन, दूसरा अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। हम उन 25 वर्णों को जानेंगे, जैसे क वर्ग। अब क ख ग घ अंग, इसमें भी 5। च वर्ग, इसमें भी 5। ट वर्ग, इसमें भी 5। त वर्ग, इनकी भी संख्या 5। प वर्ग, और ये वर्ग हैं इसलिए इनको बन, और 5 5 इनकी संख्या हो जाएगी 25।
यानी वर्गीय व्यंजन की संख्या यहाँ पे लिखा गया 25। और हम इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, यानी क से लेकर म तक को हम लोग अन्य किस वर्ण के नाम से जानते हैं, तो स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा, पहला हो गया वर्गीय व्यंजन, दूसरा अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन की संख्या 8 बताई गई है। पहला जो है अंतस्थ वर्ण, यानी य, र, ल और व। ये जो हैं इनको हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसके बाद उष्म वर्णों में हो जाएगा तलाव्य स, मूर्धन्य स, तलाव्य स, मूर्धन्य स, दांती स और हाँ। ये जो वर्ण हैं ये इनको हम लोग उष्म वर्ण कहते हैं और अंतस्थ। इनकी 4 और 4, इसलिए अवर्गीय व्यंजन की संख्या 8 बताई गई है। और 25 और 8 को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 33। इसलिए व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। और 2 आयोगवाह होते हैं, यानी एक अनुस्वार और एक विसर्ग। तो 33 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाता है 46, और 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। इसलिए संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 48 है। आप इसको याद रखेंगे। अब चलिए इनके उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। तो उच्चारण स्थान में यानी कोई भी वर्ण हम जहाँ से बोलते हैं, जहाँ से उत्पन्न होते हैं, वहीं उनके उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अब इनके उच्चारण स्थान देते हैं। पहला जो है उसमें अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ, आ, क वर्ग। क वर्ग में यानी क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद विसर्जनीय, विसर्जनीय विसर्ग, विसर्जनीय विसर्ग और ह। इनका जो कितना किनका अ, आ, क वर्ग में पांचों यानी क, ख, ग, घ, ङ विसर्जनीय विसर्ग। मित्रों, संस्कृत में विसर्ग की संख्या 3 होती है, यानी 3 प्रकार के विसर्ग होते हैं। एक होता है विसर्जनीय विसर्ग, दूसरा होता है जीवामूलीय विसर्ग और तीसरा होता है उपपद्मानीय विसर्ग। और संस्कृत में ज़्यादा विसर्जनीय विसर्ग का ही प्रयोग होता है लौकिक संस्कृत में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लौकिक संस्कृत है। तो इसमें अ, आ, क वर्ग विसर्जनीय विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद दूसरा में यीचु यशानाम तालु, यानी छोटी, बड़ी, च वर्ग, च वर्ग, य, तलाविश। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। मित्रों, उच्चारण स्थान संधि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चारण स्थान संधि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उनको याद रखें, इनको याद रखें, ताकि संधि को समझने में और याद रखने में आपको काफ़ी मदद मिले। इसके लिए आपको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला ऋतुरषाणाम मूर्धा, यानी री, ट वर्ग, र, मूर्धन्य स। इनका उच्चारण स्थान जो है
वो मूर्धा है। किनका किनका? री, ट वर्ग। अब री में एक छोटी री और एक होता है बड़ी री। तो री, री, ट वर्ग, र और स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला बोला ऋतु लसानाम दंता, यानी री, त वर्ग, ल, ल, स, इनका जो उच्चारण स्थान है ये दंत होता है। जैसे हम ल बोलते हैं तो हम किस स्थान से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे उपपद्यमानीयानाम ओष्ठई, यानी ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग और उपपद्यमानीय विसर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। अगला बोला यमंग अणानाम नासिका, यमंगणानाम नासिका, यानी य, म, अंग, अण, न, इनका जो उच्चारण स्थान है ये नासिका बताया गया है। अगला हम लोग देखते हैं ए दैतो कंठ तालु, यानी ए, अय, इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ और तालु दोनों होता है। उसके बाद उदैतो कंठ ओष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों होता है। अगला वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। मित्रों, हमने आज क्या पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 48 होती है। वर्णों को हमने 3 भागों में बांटा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह। स्वर वर्णों को भी 3 भागों में बांटा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। संस्कृत में ज़्यादा यूज में होते हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन को भी हमने 2 वर्गों में बांटा, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, और अयोगवाह की संख्या 2 होती है। उच्चारण स्थान भी हम लोग देखे। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको वर्ण में और उच्चारण स्थान में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक कमेंट में ज़रूर लिख दें। थैंक यू। जय हिंद।